अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट कन्वर्जन के बारे में कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू रेडियंस में गिवन है तो उसको हम डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर कोई वैल्यू हमारे पास डिग्रीज़ में गिवन है तो उसको हम कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करें। सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि या हम पाई बाय 180 या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते थे और वो हमारे पास जो वैल्यू है वो या डिग्रीज़ में या हमारे पास रेडियंस में कन्वर्ट हो जाती थी। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सम स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसको अब मिक्स नहीं करना सिस्टम्स से। सिस्टम्स पर क्या है कि भाई जैसे एसआई सिस्टम है हमारे पास, और एमजीएस, सीजीएस, एमएमजीएस, ये हमारे पास जो सिस्टम्स थे वो हम डिस्कस करके आए। अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट क्या है कि हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उन बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हमारे पास हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हमारे पास एक मीटर की डेफिनेशन कैसे है हमारे पास। हमें बस ऐसे तो नहीं है कि भाई ये हमारे पास एक मीटर है, चलो भाई 1 मीटर हमारे पास डिफाइन हो गया, या ये हमारे पास सेकंड है, चलो भाई 1 सेकंड हमारे पास डिफाइन हो गया। ऐसा नहीं है, इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद ये हमारे पास जो यूनिट हैं वो डिफाइन होते हैं। तो आज हम बेसिकली इन यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे वो 6 के पढ़ेंगे। 7वां जो एक्चुअली हमारे पास बेस यूनिट है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे थे तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको फिर फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर इंटर में कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ होते हैं तो वो डेफिनेशन डिफाइन होती है, वो यूनिट हमारे पास डिफाइन होता है उन कॉन्स्टेंट्स के बेस पे। तो वो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को, कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीटर जो है वो हमारे पास कैसे डिफाइन होता है। यहाँ पर हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो भी हम बेस यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो सारे हमारे पास यूनिट्स एसआई यूनिट्स हैं। डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट्स हैं। यहाँ पर हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर इनकी नहीं पढ़ेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो मीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपके जहन में क्या आ रहा है, कैसे हम मीटर को डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन हो सकती है। मीटर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस covered by light in time interval of 1/299,792,458 सेकेंड। अमेजिंग इजंट इट कि हमारे पास एक सेकंड है, एक सेकंड का 1/299,792,458, एक सेकंड का 1/299,792,458 पार्ट। मतलब अगर हम एक सेकंड को डिवाइड करें 299,792,458 से तो जो हमारे पास वो सेकंड की क्वांटिटी बनती है कुछ बनेगी 0.0000 एंड सो ऑन।
तो वो हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड का वो मतलब पार्ट, उसमें जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम एक्चुअली मीटर देते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड को, कि हमारे पास सेकंड को कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम हमारे पास जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सेकंड के हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी हमारे पास डेफिनेशन दो है। उसका रीज़न क्या है, पहले जब हम उन बेस यूनिट्स को हमने डिफाइन किया तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसकी वजह से हमने सिंपल उनको डिफाइन कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई और रेवोल्यूशन आई, तो उसके बाद फिर हमने उनको और बेहतर तरीके से प्रिसीशन, हमें एक्चुअली प्रिसीशन और एक्यूरेसी चाहिए, तो वो एक्यूरेसी और प्रिसीशन को बढ़ाने के लिए हमने फिर न्यू डेफिनेशन बनाई। तो टाइम की भी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, मीटर की भी इसी तरह हमारे पास दो डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन उसकी भी मैंने जो दूसरी डेफिनेशन है वो एक्सक्लूड कर दी। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि उसमें भी कुछ कॉन्स्टेंट्स और ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही थी जो हमें अभी समझ में नहीं आएंगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड कैसे डिफाइन करेंगे? मीटर को हमने इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिफाइन किया कि 1/299792458 पार्ट ऑफ द सेकंड जो है उसका, उसमें जो लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस, सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? सेकंड हम इन टर्म्स ऑफ मीटर डिफाइन नहीं करेंगे, सेकंड की एक अलग डेफिनेशन है। सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, उसके बाद फिर हम न्यू डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 1960 से पहले की, नाइनटीन सिक्सटी से पहले हमारे पास ये ओल्ड डेफिनेशन यूज़ होती थी, और फिर 1960 के बाद हमारे पास न्यू डेफिनेशन यूज़ होती है। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या है? ओल्ड डेफिनेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ सोलर डे से डिफाइन किया, मीन सोलर डे। अब मीन सोलर डे क्या है? हमारे पास एक जो दिन होता है, अभी कभी जो एक दिन में सेकंड्स ज़्यादा होते हैं, कभी एक दिन में सेकंड्स कम है, तो हमने मीन सोलर डे मतलब पूरे साल में जो डेज हैं हमारे पास उनका हमने एवरेज ले लिया। अभी किसी साल में हमारे पास ज़्यादा दिन होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, किसी में एक दिन कम होता है, तो हमने मीन सोलर डे लिया, एवरेज लिया, और फिर इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे हमने सेकंड को डिफाइन किया। सेकंड हमारे पास 1/86400 ऑफ द मीन सोलर डे। और ये मीन सोलर डे जो हमने हर साल का नहीं लिया, 1900 जो साल था उसमें हमारे पास जितने भी दिन थे उन सारे दिनों का हमने एवरेज ले लिया, तो मीन सोलर डे हमारे पास आ गया। तो
1900 जो हमारे पास ईयर है वो हमने लिया था, उसका मीन सोलर डे लिया था हमने। तो हमारे पास मीन सोलर डे को हमने डिवाइड किया। एक्चुअली पहले हमारे पास जो टाइम था वो कंसिडर किया जाता था कि एक दिन 2 दिन, जैसे हमारे पास एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह महीना, साल। तो एक पूरा दिन है हमारे पास, उसको हमने अगर डिवाइड किया है 86400 से, तो जो भी हमारे पास वो टाइम इंटरवल बनता है, उस टाइम इंटरवल को एक्चुअली हम कहते हैं कि ये हमारे पास मीन सोलर डे है। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, और इसी तरह हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। तो वो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कि भाई हमारे पास एक और है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। अगर एक सेकंड चाहिए तो उसको हम 3600 से डिवाइड करते हैं। तो मतलब ये और का 3600 है हमारे पास एक सेकंड। इसी तरह मीन सोलर डे का हमारे पास ये 86,400 है हमारे पास मीन सोलर डे का, और वो ईयर कौन सा था, 1900। न्यू डेफिनेशन क्या है, जब हमारे पास एडवांसमेंट आई तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमने न्यू डेफिनेशन बनाई टाइम की। तो न्यू डेफिनेशन क्या है, वो हमारे पास आफ्टर 1960 हुई। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, second is defined is nine 631 times the period of vibration of radiation. From मैं ओल्ड डेफिनेशन को थोड़ा बेस कर रहा हूँ। ओल्ड डेफिनेशन आप भले नोट कर लें। तो अभी इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सेकंड इज डिफाइंड इज 9192631770 times the period
द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम, और ये हमारे पास जो सीजियम था वो सीजियम 133 था। अब 133 क्या है? एटॉमिक मास उसका, तो सीजियम 133 हमें लिया था आइसोटोप। थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं कि जो एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम होता है। तो हमने डिफाइन किया सेकंड को कि हमारे पास जो सीजियम है, एक्चुअली सीजियम जो हमारे पास 133 है आइसोटोप, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव है इसका मतलब ये रेडिएशंस इमिट आउट करता है, रेडिएशंस इमिट आउट करता है हमारे पास सीजियम। और कैन यू बिलीव दिस, कितनी रेडिएशंस वो इमिट आउट कर रहा है। इसको हमने सेकंड को डिफाइन किया है कि सीजियम हमारे पास जब 9192631770 रेडिएशंस इमिट आउट करेगा, कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट आउट कर रहा है, और जब ये 9192631770 हमारे पास रेडिएशन इमिट आउट करेगा, तब हमारे पास जो वो इंटरवेल होगा जिस इंटरवेल में सीजियम हमारे पास 133 आइसोटोप 9192131770 रेडिएशन इमिट आउट करे, उस टाइम इंटरवल को एक्चुअली हम सेकंड कहते हैं। तो कितना कंटिन्यूसली, कितना तेजी से रेडिएशन इमिट आउट हो रही है कि हमारे पास 9192631770 जब रेडिएशन इमिट आउट हो तो वो हमारे पास एक सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में रेडिएशन हमारे पास 9192631770 रेडिएशन हमारे पास सीजियम 133 एटम इमिट आउट करता है। तो ये हमारे पास सेकंड की डेफिनेशन है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो किलोग्राम है, किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। Kilogram is the mass of special metal. Sorry. A cylinder. हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर लाजमी नहीं है कि हमारे पास वो गैस वाला सिलेंडर ही हो हमेशा, बस वो जो शेप है वो शेप होती है हमारे पास कुछ यूँ। आई एम नॉट रियली गुड एट ड्राइंग्स बट तो ये कुछ हमारे पास ऐसी शेप होती है। तो ये जो हमारे पास शेप है, इस शेप को हम एक्चुअली सिलेंडर कहते हैं। तो ऐसा हमने एक मेटल लिया जिसकी शेप हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप थी, और वो स्पेशल मेटल कौन सा था हमारे पास, प्लाटिनम, प्लाटिनम एराइडियम। प्लाटिनम एराइडियम का हमने एक सिलेंडर लिया। उसकी लेंथ क्या थी, विड्थ क्या थी, वो हम डिस्कस करते हैं।
हमने क्या किया, हमने एक मेटल लिया, एक स्पेशल मेटल प्लाटिनम एराइडियम का हमने एक मेटल लिया जिसकी विड्थ क्या थी 39 मिलीमीटर्स, जिसकी हाइट क्या थी 39 मिलीमीटर्स। हमने वो मेटल लिया और उसका जो भी वेट था हमारे पास, जो भी उसका मास था, तो हमने कहा कि भाई ये जो भी मास है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है मास का, मतलब हमारे पास 1 किलोग्राम है। तो किलोग्राम हमने डिफाइन किया कि प्लाटिनम एराइडियम का एक सिलेंडर जिसकी विड्थ क्या है 39 मिलीमीटर्स, जिसकी हाइट क्या है 39 मिलीमीटर्स, और वो हमारे पास 1 किलोग्राम है। ये हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर ये अभी भी पड़ा हुआ है ये प्लाटिनम एराइडियम का वो सिलेंडर पड़ा हुआ है। और जब भी किसी जो हमारे पास स्टार्टिंग में जब दूसरी कंट्रीज़ को वो मास का स्टैंडर्ड चाहिए था, किलोग्राम का जो वेट है वो उसको मतलब बनाने के लिए, उनकी कंट्री में वो किलोग्राम यूज़ करने के लिए उन्होंने वो जो सिलेंडर है वो उसको देखने के लिए गए, उसकी हाइट क्या चेक की, लेंथ वगैरह, उसका वेट चेक किया, और फिर वैसी दूसरी शेप्स बनाई और फिर वो तो अपनी कंट्री में लेके गए और फिर उसको स्टैंडर्ड बना दिया। तो ऐसे मतलब हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे पास मास के जो स्टैंडर्ड्स थे वो बने। तो किलोग्राम टाइपो, किलोग्राम is the mass of a cylinder of a special metal कौन सा, platinum iridium of 39 millimeters, obviously of नहीं होगा, that's also in typo, about 39 millimeters wide and 39 millimeters tall, that serves as the world's mass standard। तो ये हमारे पास एक मास की स्टैंडर्ड ऑफ मास की डेफिनेशन है, किलोग्राम की हमारे पास डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे करंट का स्टैंडर्ड। करंट का स्टैंडर्ड जो हमारे पास एम्पियर है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर और इंटर, तो इंटर में हमारे पास एम्पियर की डेफिनेशन है, वहाँ पर भी हम इसको डिफाइन करेंगे कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर भी हम डिफाइन करेंगे कि एम्पियर क्या है हमारे पास। अगर मैं 2 मेटल प्लेट्स हूँ मैं 2 मेटल प्लेट्स लेता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो सकती है, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो मेटल प्लेट्स ली मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी नेगेटिव चार्ज है। आई विल ट्राई कि ये आपको बात समझ में आ जाए मेटल प्लेट्स क्या होती हैं। सारा कुछ हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंटर में डिटेल से, लेकिन मेटल प्लेट्स हमारे पास बेसिकली हर बॉडी के अंदर हमारे पास चार्जेस होती हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक कोई भी बॉडी है जो चार्ज बॉडी है। अब चार्ज बॉडी क्या होती है सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंटर में। तो मैं 2 मेटल प्लेट्स में मैंने ली और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है। तो अगर 2 मेटल प्लेट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो, अगर वो जो फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पर, जब भी 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, 2 चार्ज बॉडीज होती हैं, लाजमी नहीं है कि मेटल प्लेट्स हों, कोई भी चार्ज बॉडी है, 2 चार्ज बॉडीज होती हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। अगर वो बॉडीज हमारे पास एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं। अगर वो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सेम चार्जेस मतलब हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो फोर्स ऑफ रिपल्जन एक दूसरे को रिपेल करती हैं, फोर्स ऑफ रिपल्जन एक दूसरे पर लगाती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये 2 मेटल प्लेट्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। तो अगर ये फोर्स 2 × 10⁻⁴
-7, अगर ये फोर्स हमारे पास 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो मेटल प्लेट्स जिनके दरमियान 1 मीटर डिस्टेंस है, अगर वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएं और वो फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो एक्चुअली ये जो चार्ज बॉडीज हैं, ये एक्चुअली हमारे पास इनको करंट दिया जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर चार्ज बॉडीज कैसे हुई, इनको एक्चुअली हमने करंट दिया। करंट कैसे देते हैं? बैटरी से। तो ये हमने इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस, तो ये एक्चुअली करंट जा रहा है। करंट जा रहा है, करंट की वजह से ये चार्ज बॉडीज हैं और वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है। तो अगर ये फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन एक दूसरे पर लगा रही हैं, तो ये जो करंट इन दोनों मेटल प्लेट्स को जा रहा है, ये एक्चुअली करंट हमारे पास 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर हमारे पास वो करंट है कि अगर हम दो मेटल प्लेट्स को, एक्चुअली ये मेटल प्लेट्स हमारे पास कंडक्टर्स हैं, पैरेलल कंडक्टर्स हैं हमारे पास, दो पैरेलल कंडक्टर्स जिनको हमने करंट दिया, और वो करंट जो है, अगर वो मेटल प्लेट्स एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगाती हैं, तो मतलब ये जो करंट इनको जा रहा है वो हमारे पास 1 एम्पियर है, और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, आई थिंक आई शुड इरेज दैट। ये आप बोले नोट करना चाहिए तो नोट कर लें, फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। ये डायग्राम जस्ट इजीनेस के लिए, the current that produces × 10⁻⁷ Newton force between two parallel plate conductors। पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स क्या हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंटर में। जस्ट बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये एक्चुअली कंडक्टर्स की टाइप है। which are 1 meter apart। तो जो करंट हमारे पास 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करता है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स, जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर हैं, तो वो करंट हमारे पास एक्चुअली 1 एम्पियर है। इसको नोट कर लें।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास जो मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड है मोल हमारे पास, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास जो एक मोल है, एक मोल हमारे पास हर उस चीज़, हर एक सब्सटेंस की क्वांटिटी है कि अगर एक सब्सटेंस के हमारे पास 6.022 इंटू 10 पावर माइनस 23, माइनस नहीं प्लस 23, 6.02022 इंटू 10 पावर 23 हमारे पास उस सब्सटेंस के एंटिटीज़ हैं, पार्टिकल्स हैं, तो उस सब्सटेंस का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को हम एक मोल कहेंगे। The amount of substance that contain exactly 6.022 into 10 power 23 elementary entities. अब ये एलिमेंट्री एंटिटीज हमारे पास क्या है? वही चीज़ है, ये एटम्स भी हो सकते हैं हमारे पास। मतलब अगर 6.02 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने किसी का लिया जिसमें एटम्स हैं और वो एटम्स हमारे पास 6.022 इंटू 10 पावर 23 हैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो हमारे पास मोल बन जाएगा, एक मोल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मल यूनिट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा फॉर्मल यूनिट्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, हमने कोई एक बाउल ले लिया, उस बाउल में हमारे पास एटम्स पड़े हुए हैं, ये हमारे पास एटम है। ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाटएवर। तो ये अगर हमारे पास जो एलिमेंट्री एंटिटीज़ हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 पावर 23 हैं, तो ये हमारे पास जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट हमारे पास एक मोल होगा। तो ये हमारे पास एक मोल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अभी हमारे पास इंटेंसिटी रह गई है, लुमिनस इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट होता है कैंडेला। The intensity of light
emitted by a source. That produces one over 683 watts per second. Sorry, per stadium. Radian. Frequency of 540 टेराहर्ट्ज। चलिए टेरा हमारे पास इसके साथ रहेगा, और यही एक चीज़ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो इन चीज़ों के बारे में ही है कि जो हमारे पास यूनिट लिखने के रूल्स कुछ हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इंटेंसिटी का जो स्टैंडर्ड है कैंडेला, उसको हम डिफाइन करते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स, the intensity of light emitted by a source that produces 1/683 watts per steradian at a frequency of 540 terahertz। अब ये क्या है, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये हमारे पास इसका मतलब क्या है। Because I have to remove the board first. हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास एक सोर्स है, वो हमारे पास लाइट इमिट आउट कर रही है। अगर ये अच्छा, अब ये लाइट इमिट आउट कर रही है, तो इस लाइट की अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे पास लाइट एक वेव है, तो ये एक्चुअली जो लाइट इमिट आउट हो रही है वो हमारे पास कुछ वेव्स होंगी, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि जो हमने डिस्कस भी किया था कुछ वीडियोस पहले कि लाइट के जो पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में। तो अगर यहाँ पर हमारे पास लाइट हमारे पास यहाँ पर बिहेव करी एज अ वेव, और उस वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर 540 टेराहर्ट्ज है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 540 टेराहर्ट्ज है, और ये जो लाइट इमिट आउट हो रही है, अगर हम इसका एक एंगल लें कि कौन से एंगल पे ये इमिट आउट हो रही है, तो वो अगर हमारे पास एक एंगल जो बनेगा, अगर हमारे पास ये जो एंगल है वो एंगल हमारे पास एक स्टेरेडियन बन रहा है। अब स्टेरेडियन क्यों हमने रेडियन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारे पास एक 3D शेप है, क्योंकि लाइट जब इमिट आउट हो रही है तो वो तीनों डायमेंशंस में जाएगी, तो ये तीनों डायमेंशंस वो पूरा एरिया कवर हो रहा है तीनों डायमेंशंस, तो इसलिए
एक स्टेरेडियन, मतलब इसका एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, और जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो भी 1 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एंगल बनना है। इस एंगल में लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 540 टेराहर्ट्ज़ है। और अगर ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट अगर हमारे पास एक पावर प्रोड्यूस करती है 1/, मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी है 683 था आई गेस, 683 वाट्स, 1/683 वाट्स, मतलब 1 वाट भी पूरा नहीं, 1 वाट का भी 683 जो पार्ट है हमारे पास वो, मतलब बहुत ज़्यादा कम हमारे पास ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर वो पावर हमारे पास 1/683 वाट्स पावर प्रोड्यूस करे, ये जो लाइट हमारे पास इमिट आउट हो रही है वो लाइट अगर पावर प्रोड्यूस करे 1/683 वाट्स, और वो जो एंगल कवर कर रही है वो अगर उस जो एंगल हो, जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम, वो हमारे पास एक स्टेरेडियन है, एक स्टेरेडियन में पावर प्रोड्यूस हो रही है 1/683 वाट्स, और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है 540 टेराहर्ट्ज़। तो ये जो इस लाइट की इंटेंसिटी होगी हमारे पास, ये इंटेंसिटी हमारे पास 1 कैंडेला हो जाएगी। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे फील हुआ कि आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन हम सारी चीज़ें आगे जाकर इनको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी, वाट्स और स्टेरेडियन, तो हमने क्या डिस्कस किया है, वाट्स हमारे पास जो पावर का यूनिट होता है, अब पावर क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब पूरी डिस्कस कर लेंगे, और फिर जब आप ये डेफिनेशन दोबारा जाकर ओपन करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये डेफिनेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो दोबारा अगर मैं एक बार डेफिनेशन बता दूं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की 540 टेराहर्ट्ज़ से पावर कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 1/683 वाट्स, और एंगल जो वो कवर कर रहा है वो हमारे पास एक स्टेरेडियन है। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उस जो सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रही है उस लाइट की इंटेंसिटी 1 कैंडेला होगी हमारे पास। अभी हमारे पास जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड है केल्विन, उसको मैंने डिफाइन नहीं किया, वो मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, बेस यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स, उनको डिस्कस कर लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस, हमारे पास कुछ हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, और साइंटिफिक नोटेशंस, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो मैंने बात यहाँ पर की कि यूनिट्स के हमारे पास कुछ रूल्स होता है, तो रूल्स ऑफ यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।